नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। इस दौरान 284 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला किया जाएगा। 7वें चरण में 34 विधान सीटों पर मतदान हो रहा है और यहां 86 लाख से ज्यादा मतदान है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर बंगाल की जनता से अपील की कि वो बाहर आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि लोगों को वोट डालते समय कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा और नियमों का पालन भी करना होगा। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी है और 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण का मतदान भी होगा। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम 2 मई को घोषित होगा। बता दें कि हाल ही में कई राजनीतिक दलों की ओर से आयोजित की गई रैलियों में लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसके बाद राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल में सभी रैलियों को रद्द करने का फैसला भी किया था और इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बंगाल में आयोजित अपने कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया। वहीं प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित किया था। बता दें कि शनिवार को बंगाल में 14,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आए। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,54,533 नए संक्रमित सामने आए हैं। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 2,806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राहत की बात है कि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 28 लाख के पार हो गई है। अभी देश में ऐसे 28,07,333 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों में 14 राज्यों में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,191 लोगों को कोरोना में पुष्टि हुई है। इसके बाद कर्नाटक और यूपी में 34,000 से ज्यादा, केरल और दिल्ली में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां यह संख्या 15,000 से ज्यादा है। चुनावी राज्य बंगाल में तो एक दिन में 15,879 मरीजों का नया रिकॉर्ड बन गया है। गुजरात और तेलंगाना में भी रविवार को पुराने रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इन 4 जिलों के नाम कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर है। इनमें 27 अप्रैल से 10 मई तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये फैसला एक बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से वोट करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता कोरोना की चिंता नहीं करे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुख्य सचिव को कोरोना मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने को कहा गया है। ममता ने प्रदेश की जनता से कहा है कि मैं आपकी पहरेदार हूं। रविवार की शाम मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना से बिगड़ने वाले हालातों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया गया है। अपने देश को छोड़कर 80 देशों में वैक्सीन निर्यात कर दिया और यहाँ की जनता वैक्सीन के लिए इधर उधर भटक रही है। ममता ने पीएम मोदी पर भाषण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। पीएम के मन की बात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता कोविड की बात सुनना चाहती है, ना कि मन की बात। ममता ने केंद्र पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। आज 34 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें लगी हुई है। स्क्रीनिंग के बाद लोगों को मतदान करने की अनुमति है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में रविवार को संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया। अब तक देश में कुल 5,14,337 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटे में रविवार को प्रदेश में 15,809 केसों
के नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं 74 लोगों की मौत भी हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा 13 मौतें जयपुर, 12 जोधपुर, 8 उदयपुर, 7 कोटा और 6 पाली जिले में हुई है। वहीं प्रदेश में जयपुर में सबसे ज्यादा 3145, जोधपुर में 1411, अलवर में 1324, उदयपुर में 1103 संक्रमित केस सामने आए हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1.36 लाख हो चुकी है। वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए 23 अप्रैल को गाइडलाइन के आदेशों के मुताबिक अब 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे बाद से प्रदेशवासी मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना अधिकृत अनुमति अपने निजी वाहनों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड्स की किल्लत होने लगी है। इसके लिए जिलेवार कमेटी बनाई गई है। ऐसे मुश्किल समय में राज्य भर में मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी और निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध बेड के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर बेड्स की लाइव स्थिति देखी जा सकती है। चिकित्सक मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस लाइव पोर्टल के माध्यम से सभी अस्पतालों में सामान्य बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू में वेंटिलेटर और वेंटिलेटर के बिना उपलब्ध बेड की स्थिति आसानी से मिल सकती है। इस पोर्टल पर प्रत्येक हॉस्पिटल के जिला स्तर पर इंचार्ज और संबंधित जिले के इंचार्ज और कंट्रोल रूम के नंबर की भी उपलब्धि करवाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में सोमवार यानी आज विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 34 सीटें के लिए मतदान शुरू हो गया है। 86 लाख से अधिक मतदान 2084 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं को वोट डालने और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की है। इधर अभिषेक बैनर्जी और नुसरत जहां ने डाला वोट। 7वें चरण के मतदान के दौरान टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने माता पिता के साथ कोलकाता में वोट डाला। वोट डालने के बाद नुसरत जहां ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही सुनना है। 7वें चरण के मतदान के दौरान भवानीपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने अपना वोट डाला और कहा कि ममता बनर्जी 2/3 बहुमत के साथ दोबारा वापसी करेंगी। यहां लोग मर रहे हैं और चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी को जीतने के लिए 8 चरणों में मतदान करवा रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद टीएमसी उम्मीदवार ने कहा कि लोग यहां ममता बनर्जी के लिए वोट करेंगे। ममता बनर्जी का विकास और प्रोजेक्ट घर घर तक पहुंचता है। मैं 1962 से राजनीति में हूं और पहली बार खुद के लिए वोट कर रहा हूं। बंगाल में 7वें चरण का मतदान जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों से मतदान करने के लिए अपील की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का भी पालन करने को अनुरोध किया है। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वाह वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे त्रिगिर तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना है। यहां कुल 268 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 37 महिला उम्मीदवार भी मतदान में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। जिन 36 सीटों पर मतदान हो रहा है वे 5 जिलों में हैं। इनमें दक्षिण दीनापुर और मालदा जिले के 6, मुर्शिदाबाद की 11, कोलकाता की 4 और बर्दवान की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 8वें और आखिरी चरण में 35 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है।
नतीजे 2 मई को आएंगे। इससे पहले रविवार सुबह गठहड़ विधानसभा से तृणमूल के उम्मीदवार काजल सिन्हा का कोरोना से देहांत हो गया है। उन्हें 22 अप्रैल को संक्रमित होने के बाद बलेघाटिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शोक जताया है। ममता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, हैरान हूँ। काजल सिन्हा जो हमारे खदहड़ से उम्मीदवार थे, कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। वे बहुत सालों से राजनीति में थे और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति हमारी संवेदना है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ इस आपदा में भी अवसर खोजने की तलाश में हैं। कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। उज्जैन ने एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का कथित रूप से कालाबाजारी करने के मामले में पुलिस ने रविवार को एक गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए यह इंजेक्शन कारगर है और आरोपियों द्वारा ऐसा कर अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों के जीवन को संकट में डाला जा रहा है। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अमरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इन 8 आरोपियों में से 3 आरोपी देशमुख अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर उज्जैन में कार्यरत कर्मचारी हैं और शेष 5 सदस्य आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास आउट एवं अधीनस्थ कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि देशमुख अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के 3 कर्मचारी कोविड-19 महामारी में मरीज को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को उसे ना लगाते हुए ऊंचे दाम पर बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे, जिससे मरीजों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 अन्य एंटीबायोटिक इंजेक्शन एवं घटना में प्रयुक्त एक एक्टिवा बरामद हुई है। साउथ ईस्ट बिहार से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया तक बनी ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोन कमजोर पड़ गए हैं। इसकी वजह से शहर से बड़ी बादल बाहर चले गए हैं। इस वजह से अब मंगलवार से 3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. पटेल ने कहा कि एंटी साइक्लोन बना बेहतर मौसम का संकेत देता है, लेकिन अब ये कमजोर हो चुका है, इसलिए अधिक गर्मी झेलनी पड़ सकती है। ओडिशा से बाहर तक बनी ट्रफ लाइन भी अब कमजोर हो चुकी है। इस कारण नमी शहर में नहीं आ रही है, इसलिए मंगलवार से गर्मी बढ़ेगी। सोमवार को मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने बूंदाबांदी के साथ 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई थी। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के विधायक सुरेश श्रीवास्तव ने निधन के तीसरे दिन ही उनकी पत्नी मालती श्रीवास्तव का भी निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार दोनों पति पत्नी कोरोना संक्रमित थे और उन दोनों का लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार चल रहा था। रविवार को इसी संस्थान में मालती श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव का शुक्रवार को शाम को निधन हो गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिचंद्र श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया था कि लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव का लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार के दौरान निधन हो गया। श्रीवास्तव ने उनके निधन पर दुख भी प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग जारी है। इस चरण में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार को किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद होगी। उन्नाव जिले में सुबह 9 बजे तक 10.92% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होती ही केंद्रों पर वोटिंग पहुंचने लगी। कई केंद्रों पर 8 बजे तक लंबी लाइनें लग गई। माखी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में हिस्ट्रिक शीटर ने विपक्षी प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी। फतेहपुर चौरासी के जयमाऊ अहमतली बूथ का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दूसरे कर्मचारी को बुलाया गया। इससे यहाँ 1.5 घंटे बाद मतदान शुरू हो सका।
डीएम सहित अन्य अधिकारी भ्रमण कर मतदान और शांति व्यवस्था का जायजा लेते रहे। अमेठी में कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है। अमेठी की 682 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। मतदान के लिए 942 मतदान केंद्र और 2430 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। लोग मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रायबरेली के हिंसकपुर बाला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामपुर पवारा में मतदान के लिए लाइन मतदानों की भीड़ लग गई है। शाहगढ़ विकास खंड के कोहर में सुबह 7 बजे से कतार लग गई है। जामू ग्राम पंचायत लोरिकपुर में ग्राम प्रधान पद का मतदान कराया जा रहा है। विकास खंड शाहगढ़ के दुलापुर खुर्द में विकलांग मतदान ने मतदान किया। जामू ग्राम पंचायत लोरिकपुर के ग्राम प्रधान पद का मतदान 1 घंटा होने के बाद स्थगित हो गया। ग्राम पंचायत लोरिकपुर में प्रधान पद के लिए लोरिकपुर निवासी उषा शर्मा पत्नी अखिलेश शर्मा एवं ममता द्विवेदी पत्नी राजकुमार द्विवेदी प्रत्याशी रहीं। उषा शर्मा की मौत भी हो गई। चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। इंदौर के चंदन नगर के चिरायु अस्पताल में बिल की राशि को लेकर हुए विवाद के बाद डॉक्टर और परिजनों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अस्पताल परिसर में ही जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। परिजनों को आरोप है कि डॉक्टर ने जनरल के नाम पर डिलक्स रूम का चार्ज किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का केस दर्ज किया है। अन्नपूर्णा सीएपीसी बीपीएस परिहार के अनुसार राज मोहल्ला में रहने वाली कृतिका वर्मा की शिकायत पर चिरायु अस्पताल के डॉक्टर राधेश्याम जाट के खिलाफ केस दर्ज किया है। कृतिका ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि उसके पिता को 1 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया था, जब अस्पताल में जनरल वार्ड में पलंग का किराया 3000 रुपए तय किया था। परिजन ने 20,000 जमा कर दिए थे, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। जब यहाँ की दवाई शूट नहीं हुई तो उसने अपने पिता रवि वर्मा की छुट्टी करवाना चाहिए। तब बिल मांगा तो पता चला कि डॉक्टर ने जनरल वार्ड में भर्ती करके डिलक्स वार्ड का बिल बनाया है, यानी डिलक्स वार्ड का चार्ज लगाकर 19,000 का बिल दे दिया। उसको लेकर परिजन ने बिल कम करने को कहा, तभी डॉक्टर गुंडागर्दी पर उतर गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं और उनके परिजनों को पीटा। फिर वह थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। डॉक्टर जाट ने भी मारपीट का केस दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में से 2 अच्छी खबर सामने आई है। यह राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। वहीं मुंबई में नए मरीजों की संख्या पिछले 1 सप्ताह के दौरान लगातार कम हो रही है। हालांकि चिंता की बात है कि राज्य में अभी नए संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,151 नए केस मिले हैं। इसी दौरान 61,450 लोग रिकवर हुए हैं और 832 की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 42,95,027 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 35,30,060 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 64,760 लोगों की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र में 6,98,352 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। इस हिसाब से महाराष्ट्र दुनिया का चौथा ऐसा स्थान बन गया है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा एक्टिव पेशेंट अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस में ही एक्टिव पेशेंट हैं। 12 से 27 अजमेर जिले में समय है।
अजमेर जिले की सीमाएं सोमवार सुबह 5 बजे से लॉक कर दी गई है। बॉर्डर पर पुलिस की नाकेबंदी कर केवल बसों को आवागमन की अनुमति दी जा रही है। बसों में आधी सीटिंग कैपेसिटी को चेक किया जा रहा है। वहीं निजी व अन्य वाहनों को सिर्फ इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए प्रवेश मिल रहा है। जिन वाहनों को लौटाया गया है फिर एंट्री दी जा रही है, उनका रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। निजी वाहन वाले अधिकांश लोग डॉक्टर की पर्ची व अपॉइंटमेंट दिखाकर एंट्री कर रहे हैं। अजमेर के पुष्कर, बांदरसिंदरी, रूपनागढ़, बियान, विजयगढ़, जवाजा, टोटगढ़, ब्यावर, सदर, केकड़ी व सावर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के नाकाबंदी कर रहे हैं। हर नाकाबंदी में एक सहायक उप निरीक्षक व 2 हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। 3 शिफ्ट में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो 24 घंटे सेवाएं देंगे। साथ ही थाना क्षेत्र के अधिकारी इन पर निगरानी रखे हुए हैं। हर नाका पोस्ट पर एक रजिस्टर रखा गया है। इसमें वापस लौटाए गए वाहनों तथा इमरजेंसी के आधार पर सीमा में प्रवेश दिए गए वाहनों की संपूर्ण जानकारी को नोट किया गया है। इसकी रिपोर्ट रोजाना नियंत्रण कक्ष को भेजी होगी। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होना का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मुश्किल समय में एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने एक शानदार पहल की है। कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्स को देश भर में कहीं भी जाने के लिए विस्तारा ने फ्री में अपनी सेवा देने की पेशकश की है। विस्तारा ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की है। विस्तारा ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वे कोरोना के खिलाफ जारी इस युद्ध में एक सार्थक भूमिका निभाना चाहते हैं। कंपनी ने कहा है कि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा दे सकते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि हमें बहुत खुशी होगी अगर हम अपने डॉक्टर्स और नर्सों को फ्री में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर सकें। काम पूरा होने के बाद उन्हें उनके वापस उनकी जगह पर ही छोड़ने की जिम्मेदारी भी हम ले सकते हैं। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट और इंडिया ने डोमेस्टिक फ्लाइट के टिकटों पर समय या तारीख बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। इंडिगो 30 अप्रैल और स्पाइसजेट 15 मई तक नई बुकिंग पर चेंज फीस नहीं लेगी। कोरोना के कारण कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कंपनियों ने ये फैसला किया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर अब नागर विमानन महानिदेशालय भी सख्त हो गया है। महानिदेशालय ने चेतावनी जारी की है कि अगर एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो जुर्माना लगाया जा सकता है। सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले और शुरुआती घंटे में बना बैंकिंग शेयरों का दबदबा कायम है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 5% के ज्यादा मजबूत हो गया है। हालांकि एनबीएफसी शेयर M&M फाइनेंशियल 8% से ज्यादा टूटा है। इसकी वजह कंपनी के शेयरों का कमजोर तिमाही प्रदर्शन करना है। टेक और फार्मा शेयरों में भी गिरावट आई है। HCL टेक 2.5% से ज्यादा कमजोर है, जबकि दिग्गज FMCG अब कंपनी ब्रिटानिया में 2% नीचे है। BSE सेंसेक्स ने 318.92 अंक और 2 निफ्टी 108.1 पॉइंट की मजबूती के साथ दिन की शुरुआत की है। इससे पहले शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 202.22 पॉइंट नीचे 43,878.45 पर रहा है। वहीं निफ्टी 64.80 अंक नीचे 14,341.35 पर बंद हुआ है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने तो यह तक कह दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के नीचे चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सनी बनर्जी नाराज हो गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या?
रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को अपना नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही। आज के हालात के लिए कंपनी संस्था की जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के ही लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के लिए अफसरों पर तो संभव हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। काउंटिंग को लेकर हाईकोर्ट की 6 टिप्पणियां। 1, आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर हम अमल हो। 2, किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। 3, या तो काउंटिंग तरीके से हो या फिर उसे टाल दिया जाए। 4, लोगों की सेहत सबसे अहम है। वह यह बात परेशान करती है कि किस प्रशासन को इस बात की याददान मिली है। 5, जब नागरिक जिंदा रहेंगे तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो उन्हें इस लोकतंत्र गणराज्य में मिल रहे हैं। 6, आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं। दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती हैं। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।